वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 नवंबर 2022 और 7 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आज आपको 6:30 पर यह क्लास मिली है और कल से आपको यहाँ पे 7 बजे का टाइम किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर्दी का जो मौसम टाइम आ चुका है। तो कल से आपको 7 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो आज सिर्फ ओनली आपको 6:30 पर, उसके बाद में 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो सबसे पहले हम, और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया तो हम परसों के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा केरल राज्य। हाल ही में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 कब बनाया गया? 4 नवंबर को। हाल ही में किसने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता? तो पुरुषों में आर प्रज्ञानंदा और महिला में जीता है पीवी नंदिता ने। इन दोनों ने खिताब जीता। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो ये बने हैं विराट कोहली। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की? तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल में वित्त मंत्री ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की? ये की है 141। और हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता ईला भट्ट का निधन हो चुका है। ये कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने भी इनकी निधन पर शोक जताया। ये पद्म भूषण से सम्मानित थी। ईला भट्ट का निधन हो चुका है। कौन थी ये? सामाजिक कार्यकर्ता। ये था परसों के क्वेश्चनों को रिवाइज। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और कल आपको पता है वनपाल का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पारी। कितने शानदार क्वेश्चन आए थे। और करंट के जो क्वेश्चन है, हमारी जो नानक क्लासेज है राजस्थान करंट की जो बुक आपको उपलब्ध करवाई, सारे क्वेश्चन वहाँ पे उस बुक से क्वेश्चन आए हैं। तो लगातार हमारी इस दोनों चैनलों के साथ आप बने रहिए, निरंतर फॉलो करते रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पहला प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और ये अडानी ग्रुप है, आपको पता है हर अलग अलग जगहों में क्या है। जैसे राजस्थान के अभी पिछले दिनों में जैसलमेर में इन्होंने जो है संयंत्र स्थापित किया। और अभी गुजरात में भी आपको मैंने बताया था कि मोढेरा गांव में ये स्थापित किया गया पवन ऊर्जा। और ये अलग अलग जगहों पर अपने सौर ऊर्जा संयंत्र, जो पवन ऊर्जा संयंत्र है, अलग अलग जगहों में स्थापित कर रहा है। और अभी इसने क्या है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया? तो ये किया इसने गुजरात राज्य में। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा पवन टरबाइन जनरेटर को स्थापित किया गया है। यह टरबाइन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्वामित्व वाली अनुसंगी मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया है। किसके द्वारा इसको स्वामित्व किया गया? इसकी सहायक ये लिमिटेड है अनुसंगी मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया गया। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के मुंद्रा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा पवन टरबाइन स्थापित किया है। और ये आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो केवड़िया गुजरात में जो प्रतिमा थी, उससे भी ऊंचा पवन टरबाइन इसने स्थापित किया है। तो 31 अक्टूबर को आपको पता है इसकी एकता दिवस के रूप में ये बनाया गया। अब इसने क्या है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने क्या है, गुजरात में सबसे बड़ा टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा ऊपर सबसे देश रहा है? यानी कि विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सबसे
टॉप सूची में रहा है अपना देश भारत। कौन सा रहा है? अपना देश है भारत। देखो, भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों के रूप में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि यूएसए मीडिया कंपनी द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण पर संकलित किया यह कितने देशों के बीच में? 85 देशों के बीच 100 के पैमाने पर भारत ने सस्ते विनिर्माण लागत के मामले में 100% स्कोर हासिल किया और कुल मिलाकर बिजनेस के लिए ओपन स्कोर कितना है? ओपन स्कोर इसका 37 है। ये आंकड़ा याद रखना, और कोई भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ ये जो तथ्य के साथ है इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखा करो, क्योंकि लगभग मान के चलो आजकल करंट के तौर पर तथ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला है? हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम लेखक है सेतु, इनको किस राज्य का प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला? तो ये है केरल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। इसका नाम क्या है? एजुथाचन पुरस्कार 2022, ये केरल का है और ये प्रसिद्ध मलयालम लेखक है सेतु को ये मिला है। देखो, प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक सेतु, इनका पूरा नाम है सेतु माधवन, को इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए उनको चुना गया। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक ये सम्मान है। तो ये ध्यान रखना, अब की बार केरल की तरफ से ये इनको दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कौन थी? तो ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कौन थी? एक है संगीतकार। कौन थी? इनका संबंध है संगीतकार थी। कर्नाटक गायक, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी l'Ordre des Arts et des पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए दिया गया, बल्कि भारत और फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी उनको चुना गया। यानी कि इनको क्या है, केवल संगीतकार के क्षेत्र में नहीं दिया गया, बल्कि इनको क्या है, भारत और फ्रांस जो जिनके इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनके विकास के योगदान के लिए भी इनको ये पुरस्कार दिया गया। किसको? अरुणा साईराम को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान था ये सेवेलियर डी ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में शुभकांत पांडा किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में शुभकांत पांडा किस कंपनी के नए अध्यक्ष बने? ये बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। किसके बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने शुभकांत पांडा को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। फिक्की ने ये बयान में कहा कि पांडा 16-17 दिसंबर को होने वाली 95वीं एजीएम के समापन पर शीर्ष चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का स्थान लेंगे। कब है? 16 व 17 दिसंबर को। कौन है फिक्की के नए अध्यक्ष? शुभकांत पांडा को अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 6 नंबर प्रश्न देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके तरीके से। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये शुभारंभ इसका किया गया है। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। कब है? 4 नवंबर को इन्होंने क्या है, इगास पर्व पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। अब आप कहीं भी देख लो, अपने चाहे राजस्थान में देख लो, चाहे कहीं दूसरे राज्य में देख लो, लगभग महिलाओं के क्षेत्र में सरकार सबसे ज़्यादा है जो योजनाएं हैं, कोई भी जो सरकार है, जो कोई भी कार्यक्रम है, जो लगभग महिलाओं के क्षेत्र में सबसे अपना ज़्यादा विकास है कर रही है। तो ये ध्यान है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल में खगोलविदों ने एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की जो ग्रहों को नष्ट कर सकता है, और ये किन दो ग्रहों के बीच में देखा गया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट के तौर पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि खगोलविदों ने क्या है, एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की जो ग्रहों को नष्ट कर देता है, और ये किन दो ग्रहों के बीच में देखा गया। ये देखा गया शुक्र और पृथ्वी के बीच में। किसके बीच में? शुक्र और पृथ्वी के बीच। अब देखो पूरी बातें इसकी। खगोलविदों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड की खोज की जो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकता है। किसकी खोज की? एस्टेरॉयड की। और ये एस्टेरॉयड शुक्र और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले समय से संबंधित है, और इन एस्टेरॉयड में से एक को 2022 AP7 नाम दिया गया जो 1.5 किलोमीटर में चौड़ा है। इसका नाम याद रखना क्या है? AP7 इसको नाम दिया गया जो 1.5 किलोमीटर है चौड़ा, और ये शुक्र और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। इसका नाम एस्टेरॉयड की खोज की है जो आगे आने वाले भविष्य पर क्या है, पृथ्वी को ये खत्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ऑपरेशन विजिलेंट स्टारम वर्तमान में किस देश में चल रहा है? तो ये एक ऑपरेशन है विजिलेंट स्टारम जो वर्तमान में किस देश में चल रहा? दक्षिणी कोरिया में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? दक्षिणी कोरिया में। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अड्डों में से एक ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म की शुरुआत की है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देश मॉक हमले का अभ्यास कर रहे हैं, और इस अभ्यास में 240 जो युद्धक विमान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने ये अभी अभ्यास वर्तमान में अभी हाल ही में चल रहा है। कौन सा है? विजिलेंट स्टॉर्म जो है वो अभ्यास ऑपरेशन है जो चल रहा है, जो 5 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की है। देखो, शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। इस पैनल का नेतृत्व डॉक्टर के राधाकृष्णन अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT कानपुर करेंगे। तो ये इतने इसका नेतृत्व करेंगे, और ये ध्यान रखना एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर एक क्लिक पर जान सकेंगे, और इसके साथ ही उन्हें मिले उपहार नीलाम होंगे। यानी कि इस योजना का मतलब ये है, ये सभी विभाग में जो भी विकास हो रहे हैं उनकी प्रगति में ये क्या, एक भी जो कोई भी रिपोर्ट है उस पर क्लिक करने के बाद ये सब जान सकेंगे। उसके लिए उन्हें नीलाम होंगे, और नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी, जो जन कल्याण खर्चों पर ये कार्यों पर खर्च की गई है। जो भी जन कल्याण कह रहे होंगे उस पर ये खर्च की जाएगी। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है स्पेसएक्स ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और लगातार आपके करंट की क्लास के साथ बने रहिए। और अभी आपको पता है नानक क्लासेस की 8 नवंबर को जो है बाजार में बुक आने वाली है। 1500 आपको लगभग उससे ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और उससे आपका करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी वनपाल का जो कल एग्जाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया? हिंडाल्को, टाटा स्टील, बाल्को कंपनी, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो ये करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले होता है। और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। इनके भी सभी विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब देखो नेक्स्ट डोज, नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग की CEO कौन है? ये तीनों आपके बताने हैं। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया?
दुलहस्ती परियोजना किस नदी व किस राज्य में स्थित है और नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। इन चारों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना और निरंतर हमारी क्लास के साथ फॉलो रहिए। और कल सुबह आपको ध्यान रखना 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो आज 6:30 पर मिली, कल से आपको 7 बजे टाइम में कर दिया जाएगा क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसलिए आपको 7 बजे टाइम कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।